नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। आज के कार्यक्रम में मैं आपको उन 3 बिलों के बारे में बताने वाला हूं जिनको पारित कराने के बाद सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, कह रही है कि उसने बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया। ये बिल किस तरह से पास कराए गए और इसका क्या असर पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी पर, आप पर, हम पर और हम सब पर, ये जानना समझना बड़ा जरूरी है। 21 दिसंबर की तारीख थी और इस तारीख को 3 बिल पारित कराए सरकार ने और एक भाषण दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, ये कहते हुए कि वो इन बिलों के साथ ये आश्वासन दे रहे हैं लोगों को कि ये जो तारीख पे तारीख का सिलसिला है वो खत्म होगा। ये बिल हमारे मौजूदा आपराधिक कानून को बदल देंगे पूरी तरह से। और मैं इन बिलों की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। एक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च सेंटर है और ये एक रिपोर्ट देता है, एक रिसर्च देता है कि 17वीं लोकसभा के दौरान 172 विधेयकों को चर्चा के लिए पारित कराया गया, जिसमें से लोकसभा में 86 और राज्यसभा में 103 विधेयक पर 2 घंटे से भी कम चर्चा की गई। यानी सरकार ने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। 172 विधेयकों में लोकसभा में सिर्फ 16 और राज्यसभा में 11 विधेयकों पर 30 से ज्यादा सदस्यों ने चर्चा की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिल पास कराए जा रहे हैं या कराए गए उनका क्या असर होगा या क्या रहा है। 3 बिलों की मैं बात करता हूं जिनको सरकार ने बिना किसी बहस के पारित करा लिया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिन बिलों की मैं बात करने वाला हूं। और राष्ट्रपति की दस्तखत के बाद इन तीनों बिलों को कानूनी जामा पहना दिया जाएगा। ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। कई जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो कानून है ये परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। ये काफी हद तक पिछले कानूनों की नकल करके बनाए गए। कई लोगों ने लोकतंत्र पर इनके प्रभाव को लेकर भी सवाल खड़े किए और ये कहा है कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह से बिल खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में संसद की सुरक्षा के उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान मांगने पर विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। और इसके बाद इन तमाम बिलों पर कितनी बहस हुई है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इन बहसों के बिना इन बिल को आगे बढ़ा दिया गया। आइए इन बिलों के बारे में जानते हैं कि मुख्य मुद्दे कौन से हैं इस बिल में, जो 3 बिल हैं, और क्यों इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। संसद में जब ये बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने अपना भाषण दिया और जो उनका अगस्त का भाषण था उस वक्त की तरह ही उनका ये भाषण था। उन्होंने ये बात कही कि अब हम जो लेकर आए हैं वो आजाद भारत के कानून। उन्होंने एक बात कही, उसकी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पहले दंड देने की सेंट्रलाइज सोच वाले कानून थे और अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस का उद्भव होने जा रहा है। अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस होगा इन कानूनों के आने के बाद, ये अमित शाह कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश राज और ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त करके संपूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है। इसमें कोई नकल नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं या कोर्ट हैं जो पुराने ही लिए गए। अब उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और मानव शरीर के खिलाफ अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों ने सरकार के खिलाफ अपराधों पर ज्यादा जोर दिया था, लेकिन अब वो भारतीय नागरिकों के खिलाफ अपराधों को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी जो अंग्रेजों ने जिस सोच के साथ ये बिल बनाए थे उस सोच के साथ हम नहीं बनाते। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी गतिविधियों जैसे विस्फोट कहीं होता है या फिर मॉब लिंचिंग, भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले अपराधों को कानून में शामिल करने और बलात्कार जैसे कई अपराधों में सजा में बढ़ोतरी पर भी इस दौरान अपने भाषण में अमित शाह ने बात की। जांच और अदालती सुनवाई की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव करने पर ध्यान दिया गया और किसी मामले को फैसला देने में कितने दिनों तक कोर्ट में रखा जा सकता है, इसके बारे में भी बात की। और ये कहा कि समय सीमा तय की जाए किसी भी मामले में फैसला देने के लिए। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम अच्छाइयाँ अमित शाह अपने भाषण में गिना रहे थे इन कानूनों के बारे में। उन्होंने कहा कि तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित हो गया है। क्या ऐसा हुआ है? क्या वाकई में ये इतना कारगर बिल होने वाला है? इसको लेकर जानकार अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं। एक प्रोफेसर तरोवाक खितान हैं जो कानूनी मामलों के जानकार हैं, वो कहते हैं कि नए कानूनों में 80% से ज़्यादा जो प्रावधान है वो पुराने की तरह हैं और इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है जो नए कानून बनाए गए हैं उसमें। और ये कहा गया है कि जब तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है नए कानूनों में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है और इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है
इसकी विस्तृत परिभाषा भी नए कानून में दी गई है। यानी अगर आप कोई राजद्रोह करते हैं, देशद्रोह करते हैं, उस पर आतंकवादी कृत जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, उसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें। और इसी तरह से पॉकेटमारी, जेब कतरे का जो काम है, इस जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान भी नए कानूनों में पेश किए गए हैं। पहले इस तरह से संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने कानून होते थे, लेकिन अब जो नए हैं उनमें नए तरह से चीजें परिभाषित की गई हैं। मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या अधिक लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय के ऊपर जातीय समुदाय के आधार पर हत्या करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ये एक और परिवर्तन है नए कानून में। इसके अलावा शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है, यानी जो लव जिहाद का भी एक एंगल है इसमें, और इसको एक अलग तरीके से पेश किया गया। व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, उसे अब हटा दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी इस मामले में, लेकिन अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे 60 या 90 दिन तक किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है नए कानूनों में। छोटे अपराधों के लिए सजा का एक नया रूप सामुदायिक सेवा को इसमें शामिल किया गया है। जो छोटे अपराध होते हैं जैसे पॉकेटमारी या हल्की मारपीट, उसको शामिल किया गया। सामुदायिक सेवा को समाज के लिए लाभकारी भी बताया गया है इन कानूनों में। जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उस सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड पर की जाएंगी। यानी ये अब ऑफलाइन नहीं की जाएंगी, सारी ऑनलाइन इसकी जानकारी होगी। एफआईआर, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय कर दी गई है। आप बहुत लंबे समय तक चार्जशीट दाखिल करने की अवधि नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, जब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा, इन कानूनों में शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये भी एक इसमें प्रावधान किया गया है। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले गैर सरकारी संगठन या कोई नागरिक समाज समूह भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसको सजा होगी वही ये दायर कर सकता है। इसके अलावा तमाम जो कानून विशेषज्ञ हैं वो इन कानूनों पर एक चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बिल पुलिस को जवाबदेह न ठहराते हुए उन्हें और ज़्यादा ताकत देने वाले बिल। ये एक कानूनविदों की चिंता है। जो कानून के जानकार हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि ये विधेयक सभी स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को राजनीतिक लाभ के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने का ज्यादा अवसर देने के लिए पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली को हथियार बनाते हैं। ये कुछ कानून विशेषज्ञों की टिप्पणी। उनका ये भी मानना है विशेषज्ञों का कि ये एक गिरफ्तार व्यक्ति के बायोमेट्रिक एकत्र करना अनिवार्य करके एक निगरानी करने वाला राज्य भी बनाता है। यानी आप कोई किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दी गई है नए कानूनों के तहत। विशेषज्ञ ये मानते हैं, जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि क्या समय सीमा निर्धारित करने से मदद मिलेगी? क्या जो ये टाइमलाइन बना दी गई है हर अपराध को हैंडल करने के लिए, क्या उससे मदद मिलेगी? त्वरित न्याय के लिए न्यायिक रिक्तियों और न्यायिक बोझ को कम करना होगा। यहाँ तक कि फॉरेंसिक के उपयोग के लिए भी बुनियादी ढांचे और कर्मियों के प्रशिक्षण में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। क्या ये करने के लिए सरकार तैयार? सरकार के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आप त्वरित न्याय के लिए आप एक टाइमलाइन बना दीजिए, वो ठीक है, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे? इस बदलाव का कुछ लोग स्वागत भी कर रहे हैं, जैसे कि तलाशी और जब्ती की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अभी इसमें बताई गई है। हालांकि ये कितना प्रभावी होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। यानी पहले ये नहीं होता था ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, अब इसको किया जाएगा नए कानूनों के तहत। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, ये कानून व्यापक अति अपराधीकरण और व्यापक पुलिस शक्तियों द्वारा राज्य के नियंत्रण को अनुचित रूप से विस्तारित करता है, जो नया कानून बनाया गया। और इस संबंध में सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो पुलिस हिरासत का विस्तार और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने पर नए अपराधों की शुरुआत।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं मदन लोकुर। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इन कानूनों पर और ज्यादा बहस की जरूरत थी, क्योंकि ये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले कानून थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कई संस्थाओं ने यह बताया कि सरकार ने पुलिस की जवाबदेही पर सुधार लाने का अवसर खो दिया है, जैसा कि भारत के कानून आयोग की कई रिपोर्टों में कहा गया था, लेकिन इस बार सरकार उसको हैंडल नहीं कर पाई। क्या यह सच है? क्या इससे वाकई में इतना असर पड़ेगा? कई शासकों ने इस घटना को लोकतंत्र की मौत भी बताया। उनका कहना था कि यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक हत्या है एक तरीके से। एक बहुत नामचीन लेखक हैं प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा कि विपक्ष के बिना संसद केवल कार्यपालिका की बेलगाम शक्ति, सिर्फ कार्यपालिका की बेलगाम शक्ति। कुछ साल पहले मद्रास हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश हैं के चंद्रू, उन्होंने टिप्पणी की थी कि संसद जब ही सरकार के लिए रबर स्टाम्प बन जाएगी, वहां बिना किसी बहस के विधेयक पारित हो जाएंगे। विधेयकों को पारित कराने के लिए बहस क्यों जरूरी है? इसके कई सारे तर्क हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में संसद में महत्वपूर्ण व्यवधान हुए हैं, कई कानून बिना ज्यादा बहस के पारित हो गए। वहीं सांसदों ने यह भी चिंता जताई है कि कई विधेयकों को चर्चा के लिए स्थायी समितियों में नहीं भेजा जा रहा है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि चर्चा के बिना ही हो जाए काम। ये एक रिपोर्ट है जो 17वीं लोकसभा के बाद आई। 17वीं लोकसभा के आखिरी पूर्ण सत्र के समापन के दिन ये रिपोर्ट आई है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, शुरू में भी मैंने आपको बताया था। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शीतकालीन सत्र में कोई भी विधेयक सदन समितियों को नहीं भेजा गया। कोई भी विधेयक, इवन ये 3 विधेयक थी, समितियों को भेजे गए बिलों का अनुपात 15वीं लोकसभा के दौरान 71% और 16वीं लोकसभा में 25% से घटकर 17वीं लोकसभा के दौरान, ये बड़ी चिंता की बात, 17वीं लोकसभा के दौरान सिर्फ 16% रह गया है। यानी सरकार ये कोशिश कर रही है कि चर्चा ना हो, बातचीत ना हो, वो जो कह रहे हैं वो हो जाए। ये एकमात्र ऐसी लोकसभा बनने की राह पर है जिसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। संविधान लोकसभा को चुनाव के बाद यथाशीघ्र उपाध्यक्ष चुनने का आदेश देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए। सरकार इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है सब चंगस। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।